यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तो हम पहले से भी जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से, कौन सी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल पे घूमेगा तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी है जब भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया तो क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा क्या होता है, v/r होता है ना, तो r तो कांस्टेंट ही होगा सर्कल पे अगर पार्टिकल घूम रहा है तो r कांस्टेंट है और v कांस्टेंट होने से ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और अगर अल्फा जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, अल्फा क्रॉस r, यही होता है ना। अगर अल्फा ही जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो पार्टिकल पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा और वो होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन भी किसके बराबर होगा, इसी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि दूसरा कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना। पार्टिकल पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, किधर, सेंटर की तरफ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो चुका होगा, जीरो, और ये जो एक्सेलरेशन है ये टोटल एक्सेलरेशन की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो टोटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसे बोलेगा कि एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपको कौन सा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताना है, सेंट्रीपेटल, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो यही है जो भी है, ठीक है, ठीक। तो इस पर क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल, अब पहला पॉइंट है इसमें, नो वर्क इज डन ऑन इट, आपको चेक करके बताना कौन सा करेक्ट है। सेकंड है, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। थर्ड है, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। और फोर्थ है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड बोल दी इसने, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब ही क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले ऑप्शन में ये बोल रहा है नो वर्क इज डन ऑन इट, वर्क डन जीरो होगा। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है एट ए टाइम, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, टेंजेंट के लॉन्ग। जिस भी पॉइंट पे है सर्कल पे घूमते टाइम पे पार्टिकल जिस भी पॉइंट पे है, अब अभी इस पॉइंट पे है तो यहाँ से मान लो ऊपर की तरफ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो टेंजेंट से हम उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएंगे या वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएंगे, वेलोसिटी के अलोंग ही होगा ये। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे हो रहा होगा, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए इस पर सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स इस पर लग रहा होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ होगी। इसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के लॉन्ग ऊपर की तरफ माना जाएगा इस इंस्टेंट पे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F.S, जिसको आप Fs cos थीटा लिखते हो। तो थीटा कितना लेना है यहाँ पे, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीन गलत क्यों है वो देखो। नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एक्सेलरेशन तो है, अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा, वो तो होना ही चाहिए, एक एक्सेलरेशन तो मस्ट है, कौन सा, सेंट्रीपेटल, ये तो गलत है। सेकेंड, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, कर रहा है अभी, एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो ये भी गलत हो गया। वेलोसिटी रिमेन्स, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होती है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती हुई मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसके लिए ये तीन स्टेटमेंट दो गलत है, पहला सही है यहाँ पे, ठीक है। रीजन समझ में आया क्या, चलो एनीवे ये भी बिल्कुल आसान है। ए बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, द मोशन ऑफ द बॉडी हैज कांस्टेंट। अब इनमें से क्या चीज़ कांस्टेंट है, ये तो आंसर बताओ इसका, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्या, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलेगी सर्कुलर मोशन में, सेंटर की तरफ होता है ना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, अभी बताया था। मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आता है, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। तो बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो।
A stone of mass 16 kilogram is attached to a string 144 meter long and is wheeled in a horizontal circle. The maximum tension the string can withstand is 16 Newton. The maximum velocity of revolution that can be given to the stone without breaking it will be. यहाँ पे याद रखना है कि जो रस्सी में टेंशन फोर्स होगा वही किसकी तरह काम करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स mv² अपॉन r। रेडियस दे रखी है 144 मीटर, लिख देते हैं जो जो दे रखा है 144 मीटर है रेडियस। मास ऑफ द बॉडी कितनी है, 16 किलोग्राम है, ठीक है जी। इसके बाद में क्या दे रखा है, मैक्सिमम टेंशन जो ये रस्सी सहन कर सकती है वो कितना है, 16 न्यूटन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस स्पीड से इसको घुमाया जाए ताकि रस्सी टूटे नहीं। मैक्सिमम कितनी स्पीड से घुमा सकते हो, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो V मैक्स विल बी इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से लिख रहा हूँ मैं, यह आएगा T मैक्स इंटू R डिवाइडेड बाई M, और इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसी से लिखा है मैंने। चलो जी, T मैक्स कितना 16, रेडियस कितनी 144 डिवाइडेड बाई मास 16, ये तो 12 आ गया भाई, आसान है देखो एकदम, ये तो बिल्कुल ही इजी वाला क्वेश्चन है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। याद रखना है कि जो टेंशन होगा ना, टेंशन फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है, तो दोनों को इक्वल पुट कर सकते हो, टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन m इंटू v² बाई r। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 identical particles are joined together by a thread as shown in figure. All the 3 particles are moving in a horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v0, then the ratio of tensions in the 3 sections of the string is. ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनमें जो टेंशन क्रिएट होगा उसका रेशियो बताना है। देखो केस क्या है, थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं, एक तो ये रहा, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक ये है। आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, तीनों का मास है m, और तीनों एक सर्कल पे घूम रहे हैं। एक रस्सी ली अपने, बीच बीच में पत्थर बांध दिए उससे सेम मास के, कितने हैं 3 पत्थर बांध दिए। फिर उसको आप हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हो ऐसे, तो हॉरिजॉन्टली घुमाओगे तो ये किसी L रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा पत्थर, ये कितने रेडियस के सर्कल पे घूमेगा, L प्लस L यानी कि 12 रेडियस के सर्कल पे घूमेगा। और ये सोचो आप, सेंटर से ये दूरी कितनी है 3L, तो ये 3L रेडियस के सर्कल पे इस तरीके से घूम रहा होगा। सिचुएशन समझ में आ गई। जब भी पार्टिकल सर्कल पे घूमता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली आप पत्थर को धागे से बांध के घुमाते हो, तो इधर तो लगता है टेंशन फोर्स, और बाहर की तरफ उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स हम एज्यूम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका फॉर्मूला वही होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स का होता है, यानी कि T किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r के बराबर होता है। समझ गए बात। तो यहाँ पे यानी इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कितना टेंशन क्रिएट होगा, ये देखो। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें टेंशन फोर्स है T1, ठीक है, ये इतना इतना पोर्शन है ना, इसमें टेंशन T1 क्रिएट होगा। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर की ओर दिखानी है। तो देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ इधर दिखाया और इस पॉइंट से बाहर की तरफ इधर दिखाया है। टेंशन फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है। जैसे आप एक पत्थर है उसको धागे से बांध के ऐसे खींचो, तो टेंशन किधर क्रिएट कर रहे हो आप, आउटवर्ड, उस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ। और आपके लिए भी वो आपके नज़र से देखा जाएगा तो आपके लिए भी बाहर की तरफ है वो, मतलब कि इस पॉइंट से देखोगे तो इधर बाहर की तरफ दिखेगा टेंशन फोर्स, इस ऑब्जेक्ट की नज़र से देखोगे तो इधर, इसलिए इसको दोनों डायरेक्शन में दिखाया जाता है ना। अच्छा, इस वाले पोर्शन में टेंशन फोर्स मान लिया T2, इधर वाले पोर्शन में मान लिया T3, तो तीनों पार्ट्स में टेंशन फोर्स अलग अलग है। सबसे बाहर वाला जो पार्टिकल है, सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। अच्छा, इसके लिए स्पीड दे रखी है v0। इसने बोला कि जो सबसे बाहर वाला पार्टिकल है इसकी स्पीड कितनी है, v0 है। एक चीज़ सोच के बताओ पहले तो, इन तीनों पार्टिकल्स के लिए जब ये सर्कल पे ऐसे घूम रहे होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ तो अलग अलग है। इसके लिए सर्कल की रेडियस कितनी, इस वाले पार्टिकल के लिए L, दूसरे वाले के लिए 2L, तीसरे के लिए बताओ 3L, ये तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तीनों के लिए कॉमन है, वो ये कि इनको एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम बराबर लगेगा। जैसे ये रस्सी है ना, ये रस्सी है अपनी,
तो यहाँ पे एक यहाँ पे पत्थर बांध रखा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। तो जब ये ऐसे घूम के आएगी तो एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो तीनों पत्थर एक साथ वापस उसी पॉइंट पे आ चुके होंगे एक चक्कर घूम के। तो तीनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम। अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है और ओमेगा भी सेम है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है 2πf या 2π/t। अगर टाइम पीरियड सेम है, एक चक्कर लगाने में तीनों पार्टिकल्स को अगर बराबरी टाइम लग रहा है तो तीनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, सेम है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसको, ओमेगा फॉर ए, ओमेगा फॉर बी एंड ओमेगा फॉर सी। इन तीनों पार्टिकल्स के लिए ये चीज़ इक्वल है। क्यों? क्योंकि तीनों का टाइम पीरियड सेम है। ठीक है, समझ में आया कि? अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करना कॉन्सेप्ट को, अब ये ध्यान से देखो एक बार। सबसे पहले सबसे बाहर वाले पार्टिकल के लिए देखते हैं, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। अच्छा, ओमेगा तीनों के लिए कांस्टेंट है तो मैं ओमेगा की टर्म्स में फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा। इस वाले पार्टिकल को देखो, ये कितनी रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है? मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। 3L रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, सबसे लास्ट वाला C वाला पार्टिकल। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? T3, टेंशन। उधर कौन बैलेंस कर रहा है इसको? बाहर की तरफ कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? 3 फॉर्मूले हैं, mv²/r, mr ओमेगा स्क्वायर और m ओमेगा इंटू वी। कौन से चिपकाना है? ओमेगा गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये वाला लगाना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है? T3 को बैलेंस कर रहा है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। तो T3 की वैल्यू क्या है? m ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस पर सबसे लास्ट वाले पार्टिकल पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। T3 कितना? m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L रेडियस के पाथ पे घूम रहा है ना, ये लो। रेशो बताना, इसलिए रेशो में बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। एक बार इसको लिख लेते हैं अपन ऐसे। तो ये तो आया अपने पास T3। सेकेंड पार्टिकल के लिए बताओ, अब सेकेंड पार्टिकल पे इधर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? इसका डायग्राम बना रहा हूँ अब मैं। देखो सेकेंड पार्टिकल है ना बी वाला, उसके लिए बना रहा हूँ। रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी होगी? 2L। बी वाले पार्टिकल के लिए बताओ 2L। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये भी घूम रहा होगा तो इसके लिए भी ओमेगा। बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर की जगह 2L पुट कर देता हूँ। और अंदर की तरफ कौन सा है यहाँ पे? इधर है T2। लेकिन ये जो पार्टिकल है इस पे बाहर की तरफ एक T3 और लग रहा है, ये तो लगेगा ही, साथ में ये T3 और लग रहा है एक। इस वाले पार्टिकल को देखोगे ना तो इधर लगेगा T2, इधर लगेगा T3 और साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पे ये जो T2 है जो अंदर की तरफ है और ये दोनों फोर्स बाहर की तरफ है, तो T2 किससे बैलेंस हो रहा है? T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L। T3 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप T2 फाइंड कर सकते हो यहाँ से। बताओ T2 कितना आएगा? T3 की वैल्यू है 3m ओमेगा स्क्वायर L, तो 3 और ये 2 मिला के 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। ये T2 आ गया अपने पास। और इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप इस पहले वाले पार्टिकल के लिए T1 फाइंड कर लो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इधर लिख देता हूँ, देखो इस वाले पार्टिकल के लिए, फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ, रेडियस होगी L ए वाले पार्टिकल के लिए, और इधर लगेगा, एक तो लगेगा T2, एक लगेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। इसके लिए तो रेडियस L ही है इसलिए। तो बताओ इसके लिए क्या इक्वेशन लिखूँ? इधर लगा T1, तो T1 किसके बराबर है? T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। तो T1 कितना आया? T2 हमने फाइंड किया 5, तो यह आएगा 6m ओमेगा स्क्वायर L। तो तीनों का रेशो बताना है। ये m ओमेगा स्क्वायर L सब में है, देखो कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह। तो ये आएगा 6 और ये आएगा 5 और ये आएगा 3, ये बचेगा, बाकी सब रेशो में कैंसिल। तो 6:5:3 है क्या? कुछ उल्टा दे रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो भी नाम बताता है कि ये नाम है इनका, T1 T2 T3 का रेशो बताओ। अभी तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।